आज की अभी की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि गुजरात में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 1 घंटा गुजर चुका है। 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। खास बात यह है कि मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात की ये वो सीटें हैं 93 जहां पर मतदान हो रहा है। त्रिमूर्ति जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, यानी जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक के लिए अग्नि परीक्षा का प्रश्न है। एक पूरा पैनल मेरे साथ में मौजूद है। एक बार री इंट्रोड्यूस उन्हें मैं करा देता हूं और मेरे साथ जो लाइव रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमें, उनसे भी मैं रूबरू करा देता हूं। मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका सर। और साथ ही मेहसाणा से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी शिवपूजन झा और अहमदाबाद से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा के पास सबसे पहले चलते हैं। अरविंद, 21 सीटें 1990 के दशक से ही लेकर के आज तक कहा यह जाता है कि बीजेपी के लिए अहमदाबाद एक तरीके का गढ़ रहा है। उस गढ़ को पिछले 2.5 से 3 दशकों में कोई भी हिला नहीं पाया। इस बार अहमदाबाद की चुनावी लड़ाई क्या कहती है? 21 सीटों का समीकरण क्या है? राशिद, भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो तो पहले से ही निर्धारित है। शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में भारतीय जनता पार्टी से कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से छीनी थी। इस बार कांग्रेस की कोशिश ये है कि उन सीटों पर फिर से कब्जा किया जाए। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कुछ भी लेना बड़ा कठिन काम होगा। ग्रामीण इलाकों में कुछ जगहों पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कुछ प्राप्त कर पाए। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला कांटे का होगा। खासकर अल्पेश की अगर मैं बात करूं तो अल्पेश की साख दांव पर होगी। वो नए नवेले नेता हैं और जिस प्रकार से उन्होंने आगाज किया था एक आंदोलन के द्वारा और उसके बाद वो राजनीति में आ गए और कांग्रेस को समर्थन दिया, तो अल्पेश ठाकुर, नितिन सभी सहयोगियों से मैं चाहूंगा कि पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं और लोगों से बात करने की कोशिश भी करें। मेहसाणा को रुख कर लेते हैं। मेहसाणा और पाटन वो इलाका है जहां पर हार्दिक पटेल की आरक्षण आंदोलन की आग सबसे ज्यादा भड़की थी 2 साल में। पिछले हमने ये देखा है। मेहसाणा और पाटन के इलाके में जब लोग अपना वोट डालने के लिए जा रहे हैं तो उनके दिमाग में मुद्दे क्या चल रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। शिवपूजन जी हाँ, बिल्कुल मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन उत्साहवर्धक ये तस्वीर है कि बड़ी लंबी कतार है यहाँ पर इस पर्टिकुलर बूथ पे और यहाँ पर ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर थोड़ी देर बाद आएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं लोगों से, आपके लिए मुद्दे क्या हैं आज चुनाव जब आप वोट डालने जा रहे हैं? अभी तो करसन भाई के वहाँ जाना है, भाजपा के वहाँ। ये पाटीदार आंदोलन एक खड़ा, क्या आपको लगता है कि वो कोई प्रभाव डालेगा चुनाव में? कोई नहीं डालेगा। आपको क्या लगता है पाटीदार आंदोलन ये जो है कुछ प्रभाव डालेगा चुनाव में? कोई चुनाव नहीं डालेगा। चुनाव तो अच्छा बन जाएगा। और ये बार बार मंदिर भी गए राहुल गांधी, आपने देखा, उससे आपको लगता है कि कुछ वोटर्स के दिमाग में कुछ असर आएगा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मणिशंकर अय्यर ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को कहा, नीच तक कह दिया, उससे आपको लगता है कि जनता आहत है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इसमें तो भाजपा की भाजपा की बड़े देखिए, ये जो है ये पाटीदार आंदोलन का गढ़ माना जाता है। हालांकि हार्दिक पटेल को खुद इस इलाके में आने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 300 रैलियां हार्दिक पटेल ने पूरे गुजरात में की। जबरदस्त भीड़ उमड़ी यहाँ पर। तकरीबन 99% लोग यही कह रहे हैं कि पाटीदार आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शायद भाजपा के लिए एक सुखद तस्वीर हो सकती है। 73% वोटिंग हुई थी इस फेज में पिछली बार, आज से 5 साल पहले। और जैसा कि शिवपूजन से कुछ पूछना चाहता हूं। शिवपूजन, हार्दिक की रैलियों में जो भीड़ थी उसको देख करके बीजेपी के खेमे में बहुत परेशानी रही है। और अगर आप कहते हैं कि पाटीदारों की एक बड़ी आबादी ये कहती है कि अनामत आंदोलन का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो फिर क्या यह मान लें कि यह पूरा जो खेमा है पाटीदारों का वो अपनी परंपरा से अलग नहीं हट रहा है, वो बीजेपी के साथ है? देखिए राणा जी, दोनों तस्वीरें हमने देखी। कुछ इलाकों में जब हम गए तो पाटीदार खासा नाराज दिखे। उन्होंने खासतौर से कहा कि जिस तरीके से दमन की नीति भाजपा ने अपनाई थी तो उसका जवाब इस चुनाव में देंगे। आज जब मैं सुबह यहां पर लंबी कतार देख रहा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं तो तकरीबन 99% लोग यही कह रहे हैं कि पाटीदार आंदोलन का कहीं कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई असर नहीं पड़ना है। कल इंडिया न्यूज से खास बातचीत की हार्दिक पटेल ने, उन्होंने कहा कि 18 तारीख को दिखा देंगे। वास्तव में भीड़ हार्दिक पटेल की रैलियों में, हार्दिक पटेल के रोड शो में बहुत जबरदस्त देखने को मिली। यहां तक कि उनके जो नजदीक के लोग थे उन्होंने कहा कि तमाम आरोप जिस तरीके से भाजपा ने लगाया या सीडी कांड हुआ, इससे कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ना। यानी कि दोनों खेमा कहीं ना कहीं इस बात पे डटा हुआ है कि पाटीदार उन्हीं के पक्ष में है, उन्हीं के पाले में है। पाटीदार निश्चित रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हद तक विभाजित हो सकते हैं। कितना विभाजित होंगे इस पे जो है ये निर्णायक हो सकता है।
राणा जी एक और चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक चीज कही जाती है कि किसी भी जाति का जो वोटर होता है उसका एक वोटिंग पैटर्न के साथ साथ एक वोटिंग बिहेवियर भी होता है। मैं पटेलों के बारे में समझना चाहूंगा कि अगर रैली में ये भीड़ उमड़ती है तो क्या इनका ये वोटिंग बिहेवियर होता है कि वही भीड़ पोलिंग बूथ तक भी पहुंचे? राशिद, ये अक्सर होता नहीं है, कभी कभार तो हमने देखा जरूर है, लेकिन हमेशा ऐसा हो यह जरूरी नहीं है। जी आप अपनी बात पूरी करें राणा जी। हाँ, तो अगर ये है, गुजरात में आप देखें तो परंपरागत तौर पर जो पाटीदार वोट है वो बीजेपी के साथ ही रहा है। और अगर इस बार मैं ये कहूंगा जरूर कि इस बार का चुनाव कई मायनों में खास है। हार्दिक पटेल बड़ा नेता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, बतौर नेता उनका भविष्य यह चुनाव तय करेगा। जिग्नेश मेवानी का भविष्य यह चुनाव तय करेगा। अल्पेश ठाकुर का भविष्य यह चुनाव तय करेगा। तो गुजरात की जमीन पर जो पिछले 2 वर्षों में 3 बड़े नेता खड़ा हुए हैं, बड़े नेता यानी कि वहां की जमीन पर जिस तरह से उनकी मतलब गतिविधियां रही हैं, उनके साथ जो लोग खड़े रहे, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं उनका जो राजनीतिक भविष्य है वह क्या होगा, इस बार का चुनाव तय करेगा। और यह जो खास करके आज का जो चुनाव है, जहां तीनों का जनाधार है, जहां उनकी अपनी जमीन है, और यह जमीन बहुत हद तक इन तीनों नेताओं का भविष्य तय करेगी। ठीक है, गुजरात में मतदान जारी है, 14 जिलों की 93 सीट, और बड़ी बात यह है कि इन 93 सीटों पर परछाई कई है। जीएसटी की भी है, नोटबंदी की भी है, सलमान निजामी की भी है, जनेऊ के जंजाल की भी है, और विकास के विमान में उड़ने की भी है। और जब बात जनेऊ के जंजाल की आ रही है तो यकीनन कांग्रेस के नेता को भी हम अपने साथ पे जोड़ेंगे। अमृता धवन हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं इस पैनल में। अमृता, स्वागत है आपका। अमृता, सबसे पहले तो ये बताइए कि राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि 18 तारीख को सरप्राइज मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी का ये कहना है कि रिजल्ट्स बहुत सरप्राइजिंग होंगे, उसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अपने कैंपेन को गुजरात में चलाया है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कैंपेन था। वो कैंपेन इस बात पे ध्यान दे रहा था कि गुजरात के मुद्दे क्या हैं, गुजरात के युवाओं को क्या चाहिए, गुजरात के किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा है कि शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है गुजरात के 22 साल के गुजरात मॉडल के बावजूद भी। जिन मुद्दों को हमने छुआ वो मुद्दे ऐसे थे जो सामाजिक रूप से वहां पर बहुत महत्वपूर्ण थे। जिस तरीके से अलग अलग वर्ग वहां पे आंदोलित है, जिस तरीके से वो लोग शोषित महसूस कर रहे हैं 22 साल के शासन से, उस तरीके का जो सामने से पब्लिक की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई इन मुद्दों को लेके, वो आज सबके सामने है। किस तरीके से अलग अलग मुद्दों पे राजनीति में अपनी राय रखी जाती है, और उस राय को जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के बीच में रखा वो एक तरफा राय नहीं थी। वो पब्लिक के साथ, जन के साथ बैठकर, उनके साथ अलग अलग तबकों के साथ बात करके, चर्चा करके राहुल गांधी जी ने कैंपेन डिसाइड किया, कांग्रेस पार्टी ने कैंपेन को डिजाइन किया। आज इसीलिए हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि गुजरात में जो परिवर्तन आने वाला है वो बहुत सरप्राइजिंग होगा, और कांग्रेस पार्टी के समझने की कोशिश करूंगा। डेवलपमेंट, बुनियादी जरूरत की बात तो कर रही है, लेकिन इस बीच जाति कार्ड भी है और सॉफ्ट हिंदुत्व भी है। मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर नजर आ रही है, जो कि अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे साबरमती, वहां की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हुए हैं। नारायणपुरा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं। अमित शाह के लिए भी, चूंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद आप ये समझिए कि जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस विधानसभा चुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, इन सभी चुनाव में अमित शाह ने अपना लोहा मनवाया है। और चूंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह के ये पहला चुनाव है, और इस लिहाज से इस पहले चुनाव में ये साख और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और नारायणपुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोट डालने के लिए अमित शाह पहुंचे हुए हैं। अमित शाह, यकीनन उनकी बॉडी लैंग्वेज भी समझने और पढ़ने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह जब यहां से निकलेंगे, जब मीडिया से बातचीत करेंगे, तो उनके शब्द क्या होंगे ये भी सुनने वाली बात होगी। हमने जो अभी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये नारायणपुरा की तस्वीर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है, दूसरे चरण का जो चुनाव है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र तक भी जाता है और गांव तक भी होकर के जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आरएसएस और वीएचपी ने अमित शाह से डिस्कस करके यहां पर एक अलग तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, जिसके बारे में हम लगातार बताते चले आ रहे हैं।
अमृता जो अपनी बात कर रही थी, अमृता आपने एक बात कही, आपने डेवलपमेंट की बात कही, आपने इलेक्शन कैंपेन की बात की, लेकिन अंदर खाने ये कहा जा रहा है कि आप अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के साथ मिलकर के आप लोगों ने जाति कार्ड खेला, मंदिर जाकर के 27 मंदिर में दर्शन करके आपने सॉफ्ट हिंदुत्व का एक कॉकटेल भी बना दिया। देखिए, मेरा मानना है कि जब हम गुजरात के बेटों की बात करते हैं तो हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश ये तीनों भी गुजरात के बेटे ही हैं। और अगर गुजरात के बेटे गुजरात के उन शोषित तबकों की आवाज को आगे रख रहे हैं और बुलंद कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई भी नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उनके मुद्दों को संवेदनशील तरीके से सुनने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि बीजेपी की सरकार में नहीं थी। और आज उन लोगों को जो सड़कों पे आना पड़ा, 20,000 केसेस जो पाटीदारों पे रजिस्टर हुए, जिस तरीके से दलितों के साथ वहां पे अत्याचार हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। मीडिया में समय समय पे इसको रिपोर्ट किया गया है और आदिवासियों के भी हकों को मारने का काम बीजेपी ने पूरी तरीके से किया है। तो उन मुद्दों पे हम लोग काम करने की बात कर रहे हैं। जो विक्टिम कार्ड या जो सिंपैथेटिक कार्ड है वो तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी बार बार बीच में लेकर आते हैं, जिसके जवाब में हमको जवाब देना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, हम अपने ट्रैक से नहीं हटे, हमारी जो पहिए हैं वो सही तरीके से चलते जा रहे हैं। ट्रैक से हटने का काम भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन में रहा। आप किसी भी एक रैली को उठा लीजिए, आधा समय कांग्रेस को, आधा समय राहुल गांधी जी को। आप बताइए, विकास रैली आपके प्रधानमंत्री जी की रैली का नाम होता है, लेकिन विकास के ऐसे कौन से मुद्दों पे वो बात करते हैं उस रैली के अंदर? किसी मुद्दे को उन्होंने छेड़ने का काम नहीं किया है। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और इस डिबेट में आपका भी स्वागत है। सैयद जफर इस्लाम साहब, अमृता धवन जो कि कांग्रेस के नेता है, उनका कहना यह है कि जितनी भी रैली हुई, जितने भी जन संबोधन हुए प्रधानमंत्री के, उनका सीधे तौर पर या राहुल गांधी पर निशाना था या कांग्रेस पर निशाना था। उन्होंने गुजरात की बात की ही नहीं। और राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने खासतौर से गुजरात के साथ में विश्वासघात किया। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है गलत बयानी से काम ले रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के पास 22 साल के कार्यकाल में जो काम किया है उसका पूरा लेखा जोखा है, पूरा ब्यौरा है और हम अपने परफॉर्मेंस के बेसिस पे लोगों के बीच में जाके रूबरू होकर बात कर रहे थे और अपने जो डेवलपमेंट किया है गुजरात में, जिस हालत में गुजरात को छोड़ा था उन्होंने और आज जिस हालत में गुजरात है, ये पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि गुजरात मॉडल जो है बाकी प्रदेशों में फॉलो किया गया है, इसलिए कि गुजरात जो सबसे बेहतर है डेवलपमेंट के मामले में। हो सकता है कि एक आध चीज में गुजरात पीछे हो और प्रदेशों से ज्यादातर चीजों में गुजरात बहुत आगे है और इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में 11वें नंबर पर है सैयद जफर इस्लाम साहब, जब तथ्यों की बात करते हैं तो। हाँ, मैं मान रहा हूं कि एक आध दो, लेकिन आप अगर देखें कि जिस वक्त कांग्रेस ने छोड़ा था और वहां से क्या इंप्रूवमेंट है, 0.6 पर जो था वो उस वक्त का आंकड़ा था और अभी आप देखिए क्या आंकड़ा है। तो हमने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है उस वक्त से जब से इन्होंने छोड़ा और उसके साथ साथ वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लाया, वहां पर हमने बिजनेस कम्युनिटी को भी बढ़ावा दिया, वहां पर आम आदमी को भी बढ़ावा के लिए बहुत काम किया, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में काम किया, हमने इरिगेशन सेक्टर में काम किया, हमने स्कूल खुलवाए। आप देखिए 7 यूनिवर्सिटी थे, हमने 57 यूनिवर्सिटी की और साथ साथ अगर आप देखिए ड्रॉप आउट रेशियो देखिए, उस वक्त 51% प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो था और अभी आप घटकर 2% से कांग्रेस कह रही है कि आपने बबल टैक्स दे दिया। कांग्रेस का कहना यह है कि आपने नोटबंदी नहीं नोटबदली दे दी। मेरे ख्याल से राणा जी को इंटरवेन करना चाहिए यहाँ पर और मैं लेकर के उनको आऊंगा भी, मैं लेकर के आऊंगा। राणा जी इतना बोलना चाहता हूँ। हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए फिर जाता हूँ मैं। अपनी बात पूरी कीजिए जफर इस्लाम साहब। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि गुजरात में तो बेतहाशा विकास हुआ, लेकिन जब हम गुजरात के विकास की बात करते थे तो राहुल गांधी ने जब देखा कि गुजरात का विकास का मॉडल इन्होंने शुरू किया उस पर बात करने का, लेकिन जब उनको लगा कि वो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी विकास नहीं किया और जब उनकी राहुल गांधी जी को आपसे लगातार निरंतर सवाल करते जा रहे हैं मॉडल पर बात करना, आप जवाब क्यों नहीं बात करना बंद कर दिया। इसलिए हमने तो जवाब दिया, हम तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभी तक आपने एक भी जवाब नहीं दिया 14 सवालों में। सारे नहीं, अरे भाई रूबरू होके बात की है, जो जिसकी हिम्मत नहीं है लोगों के बीच में जाके डिबेट कर सके, लोगों के बीच में मोदी जी के जाने की हिम्मत नहीं है। ऐसा क्यों है? कितने बड़े प्रचार में एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने नहीं की अपने ही होम स्टेट के अंदर। अमृता जी, उनको लिखा हुआ पेपर मिलता है, वो डिबेट नहीं कर सकते, वो बता नहीं। एक सवाल मेरा है, बार बार बीजेपी पूछती है कि कांग्रेस ने अपने इतने सालों के शासन में क्या कोई एक स्टेट खड़ा नहीं किया जो उसके लिए मॉडल के तौर पर सामने आए?
अगर डेवलपमेंट मॉडल एक आपका होना चाहिए था, कोई ऐसा राज्य आपके पास होता, विकास का कोई ऐसा मॉडल होता जो आप, ठीक है बीजेपी ने गुजरात मॉडल खड़ा किया, वो अच्छा है खराब है बहस हो सकती है, आप सवाल कर रही हैं। आपने पूरे मुल्क में 70 साल में ऐसा क्या किया है जिसके आधार पर लोगों को आपको वोट देना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल का मतलब होता है आदर्श, और गुजरात का जो मॉडल बात हम कर रहे हैं वो कोई आदर्श नहीं है किसी अन्य। आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, सैयद जफर इस्लाम साहब आप भी बढ़ाइएगा, लेकिन अभी ताजा तस्वीरें आ रही हैं नारायणपुरा से। नारायणपुरा जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपना वोट डालने के बाद बाहर निकले हैं, मीडिया का हुजूम उन्हें घेरे हुए खड़ा है, विक्ट्री साइन उन्होंने बनाया है, चेहरे पर उनके मुस्कान है और अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों ही तरफ देखते हुए उन्होंने वो मुस्कुराए हैं, फिर वहां पर रुके, विक्ट्री साइन बनाया हुआ है, स्टिल फोटोग्राफर्स ने उनके पिक्चर्स ली हैं और वहां पर मीडिया का हुजूम यकीनन उनसे सवाल भी करेगा और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश भी करेगा कि गुजरात के चुनाव खासतौर से 18 दिसंबर की तारीख को लेकर के अमित शाह क्या सोचते हैं। हालांकि जब अमित शाह वहां पर पहुंचे नारायणपुरा में तो पोलिंग बूथ पर मौजूद जितने भी, चाहे वो महिलाएं हो चाहे युवा हो, हर किसी ने उन्हें घेर लिया, क्योंकि अमित शाह को यह कहा जाता है कि इलेक्शन मैनेजमेंट के एक बेस्ट प्लानर हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस लिहाज से उनकी रणनीति के साथ साथ इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ साथ जो बूथ मैनेजमेंट होता करके आपके सवालों का जवाब दूंगा, चूंकि उन्होंने इशारा सा किया चूंकि पोलिंग बूथ एक तरफ मौजूद है और लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और जैसे ही वो आगे बढ़े, एक बार फिर से मीडिया के हुजूम ने उन्हें कवर करते हुए वो आगे बढ़ते चले गए और यहां पर उनके रुकने का इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह इस वक्त क्या कहेंगे। पूरी तरह से कैमरा ने उन्हें घेरा हुआ है, लेकिन अमित शाह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और चूंकि अमित शाह ने एक प्लान बनाया था, प्लान 150। इस प्लान 150 के तहत उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास मॉडल है, प्रधानमंत्री बनने के बाद किस तरह से राज्य में विकास हुआ है, इन सभी को हम जनता दरबार में लेकर के जाएंगे लोकतंत्र के इस महापर्व में। अरविंद शर्मा के पास में हम चलते हैं। अरविंद, मुझे ये बताइए, अभी नारायणपुरा के इस पोलिंग बूथ पर चल क्या रहा है? राशिद, अभी कुछ क्षण पहले यहाँ से शाह अपना वोट देख गए हैं और वो बाहर की तरफ निकले हैं। वहाँ हो सकता है मीडिया से बात करें, इशारा किया था कि वो मीडिया से बाहर बात करेंगे। पोलिंग बूथ है और यहाँ कानून की मर्यादा है, तो यहाँ उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। हो सकता है बाहर के, मैं अंदर की तरफ मौजूद हूँ और शाह का काफिला बाहर निकल चुका है, मीडिया कर्मी भी वहाँ पर पहुंचे हैं। शाह पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं अपनी उम्मीदों को लेकर, उनका जो मिशन 150 है उसको लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। नारायणपुरा इलाका है, इस जहां मैं खड़ा हूं इससे चंद कदमों पर ही शाह का घर है, तो यहाँ पर उनका विक्ट्री साइन दिखाना अपने आप में महत्वपूर्ण है। और शाह कई दिनों से डाले हुए एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखे हुए थे, जहां कांग्रेस उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, तो अमित शाह भी 24 घंटे मेहनत कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में उनकी जो उम्मीदें हैं वो 18 तारीख को पता चलेंगी। फिलहाल अमित शाह पूरी तरीके से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। ठीक है, अमृता धवन के पास में चलते हैं, क्योंकि अमृता, राणा जी ने एक बड़ा मौजूद सवाल आपसे किया था कि एक स्टेट का कोई ऐसा मॉडल बता दीजिए जो विकास के पैमाने पर ऐसा हो कि आप ये कहें कि हाँ, ये हमारे लिए एक नजीर है, हमारे लिए एक उदाहरण है। देखिए, मैं दिल्ली से शुरुआत करती हूँ। दिल्ली में जिस तरीके से 15 साल का शासन शीला दीक्षित जी ने दिया था, वो शासन इतना बेहतरीन था कि आज लोग जो गलती हो चुकी है, नहीं देखिए, लेकिन आज उस बात को लोग आज पछता रहे हैं कि कांग्रेस का शासन ही बेहतर था, क्योंकि अभी तक एक भी सुख सुविधाओं के मामले में कुछ भी जनता को नहीं मिला है। मेट्रो किस तरीके से हमने जाल बिछाया, आप बताइए। 22 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में है, 13 साल मुख्यमंत्री मोदी जी रहे, अभी तक मेट्रो शुरू नहीं हुई। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो और आप मेट्रो तक नहीं लेकर आ पाए। हमने बैंगलोर में मेट्रो शुरू करी, हमने मुंबई में शुरू करी, हमने दिल्ली में पूरा जाल बिछा दिया मेट्रो का। आप मुझे एक रीजन बताइए कि मेट्रो की शुरुआत क्यों नहीं हुई अभी तक गुजरात में, और आप देश को बड़े बड़े सपने दिखाते। इसी तरीके से जीएसटी और नोटबंदी ने जो मार लोगों की जेब में मारी है वो लोग अभी तक भूले नहीं है, और जो भुगत रहे हैं उसकी वजह से नुकसान। देखिए, जिस तरीके से कपड़ा व्यापारी, जिस तरीके से डायमंड इंडस्ट्री, ये सब बातें तो लगातार चुनाव में होती रही है, चुनाव में होती नहीं है। कौन हिसाब देगा इसका? अभय जी, आप भी मेरे साथ हैं, आप ये बताइए, मोटे तौर पर अमृता जो कुछ भी कह रही है, आपकी पार्टी लगातार, मैं आ रहा हूं, अगर दिल्ली में आपने
शीला दीक्षित के जरिए बहुत काम किया और विकास का पैमाना खड़ा कर दिया, एक मॉडल खड़ा कर दिया और अब खारिज हो जाते हैं, एक भी सीट आपको नहीं मिलती है। और 22 साल से गुजरात में एक पार्टी है, वो एक विकास का मॉडल सामने दुनिया देश के सामने रखती है, उसके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाते हैं, वो इस बार भी मजबूती से अपने स्टेट में खड़ी है। दोनों पार्टियों की रणनीति में कितना फर्क है? मैं जवाब दूं इसका, क्योंकि ये मेरी तरफ भी केंद्रित है सवाल। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वो 15 साल और बीजेपी का 22 साल का गुजरात का। सबसे पहले मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि लोकतंत्र में हार और जीत तो किसी पार्टी की होती है, किसी की हार होती है, लेकिन जो गुजरात मॉडल बेच के प्रधानमंत्री जी बने हैं इस देश के अंदर, 2014 का जो लोकसभा जो चुनाव लड़ा, आप मुद्दे उठाइए, 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, काला धन हम वापस लेकर आएंगे। इन्होंने गुजरात मॉडल बेचा, ये कहते हैं आपको देश बेच दिया। वो नकली आप कहती हैं इन्होंने गुजरात मॉडल बेचा, ये कहते हैं आपको देश बेच दिया। देखिए, अगर देश बेचने की बात है तो सबसे पहले तो मुझे वो बताइए कि जो इतना बड़ा पेट्रोलियम स्कैम गुजरात का निकला है, 20,000 करोड़ का केचिन बेसिन की खुदाई में जिस कंपनी को उन्होंने दिया 20,000 करोड़ का नुकसान, 33,000 करोड़ का जो पैसा है वो नैनो फैक्ट्री वालों को दे देते हैं। फिर वो लेकर के भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं और आप सरकार में सीबीआई आपकी, आईबी आपकी, पुलिस आपकी, आपको कौन रोक रहा है किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ने से और अरेस्ट करने से? कौन रोक रहा है, आप बताइए मुझे। अब सब कुछ सारा तंत्र भी आपको विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। विकास गुजरात में आज पूरे देश और दुनिया में गुजरात के विकास का मॉडल बखाना जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। मैं मानता हूं कि यही क्रम को बरकरार रखने के लिए गुजरात की जनता ने बड़ी भारी संख्या में मतदान करना चाहिए और जो विकास के विरोध का माहौल बना रहे हैं उनको विफल करने के लिए भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजरात का विकास मॉडल जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। अमित शाह का ये कहना था कि मुझे उम्मीद यह है कि आज इस चरण के चुनाव में गुजरात के मतदाता बहुत भारी वोटों के साथ में मतदान करेंगे।